कृपया ध्यान दीजिए, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं और जो इस बार सफल किसी कारणवश नहीं हो सके हैं, दोनों ही तरह के स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम मेंस में आप अपने उत्तर को कैसे लिखेंगे इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपके जो उत्तर होते हैं वो 4 चरण से गुजरते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों में एक ही स्ट्रक्चर पर अपने आंसर को लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। मैं आपको अलग अलग तरीका बताऊंगा और कैसे आपको मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि जितने भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं या नोट्स अवेलेबल हैं, कंटेंट कमोबेश सबके सेम होते हैं, लेकिन उसी कंटेंट में यदि लिखने का तरीका आपका अलग होगा तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं इस परीक्षा में। तो उसी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका जो उत्तर होगा वह 4 चरण से गुजरता है। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मेन बॉडी, उसके साथ ही आप जो है वे फॉरवर्ड देते हैं और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख के अपना उत्तर समाप्त करते हैं। तो हम बेसिकली अभी बात कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पर। हाँ, उसके बाद हम जीएस पेपर 2 पर भी आपको बताएंगे कि उसकी आंसर की जो फॉर्मेटिंग होगी वो आप कैसे करेंगे और कैसे लिखेंगे उसको। आप सभी जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में 3 सेक्शन होता है। अभी हम सेक्शन ए पर बात कर रहे हैं। सेक्शन ए में आप सभी जानते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आता है। तो ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन जब कभी आप लिखेंगे, हालांकि ये किसी भी प्रश्न में यदि आपको नहीं पता है तो इस तरह के फॉर्मेट को यूज़ करके आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेंस में। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। किसी भी स्कॉलर का एक स्टेटमेंट आप कोट करेंगे। जैसे मौर्य कला के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें एरियन ने क्या कहा है मौर्य कला के बारे में, उसको उसके एक लाइन को आप जो है कोट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसे एक लाइन आप उसका लिखेंगे, एरियन ने ये कहा है इसके बारे में। उसके बाद यदि कोई स्टेटमेंट आपको लगता है कि मैचेबल नहीं है किसी और प्रश्न में हिस्ट्री के या आर्ट एंड कल्चर से, तो आप उस प्रश्न को टाइम पीरियड से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे गए हैं या 1942 के स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न आए हैं, या फिर किसी और ऐसे असहयोग आंदोलन से आया है, या फिर मुंडा विद्रोह से आया है प्रश्न, या संथाल से आया है, तो वो सभी प्रश्न जो हैं एक टाइम पीरियड के बीच हुआ है, तो आप चाहें तो उससे भी, उस टाइम पीरियड से भी उस प्रश्न को शुरू कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको क्लोज करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं इंट्रो में। उसके बाद ध्यान देंगे कि इंट्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम आपका 75 वर्ड तक का ही होना चाहिए। प्रयास करेंगे इससे कम में ही लिखें। और जब कभी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो यह भी ध्यान रखेंगे कि उस पर एक पैरा 2.5 लाइन का आप मैक्सिमम लिखें, या फिर मैक्सिमम 3.5 लाइन का आप लिख सकते हैं इस तरह से। और इसी में डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक लाइन आपका होना चाहिए। इससे आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने वाले समझ जाएंगे कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और दूसरे स्टूडेंट से आपका जो उत्तर है वो अलग है। उसके बाद अगला चरण जो है वह आता है मेन बॉडी का। अब आप अपने उत्तर के मेन पार्ट को लिखने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में कोई भी प्रश्न अगर है तो उसको आप पैराग्राफ में ही लिखने का प्रयास करेंगे। हमने बताया कि लगभग 2.5 से 3.5 लाइन का एक पैरा होना चाहिए आपका। आंसर को हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से 2.5 लाइन का आपका पैरा होना चाहिए, या फिर 3, 3.5 लाइन का पैरा होना चाहिए मैक्सिमम, इस तरह से। और इसी तरह से पॉइंट वाइज आप अपने उत्तर को लिखेंगे। अपने उत्तर में हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसमें उसको मैप से कोरिलेट करना ही है। अगर संथाल से आया तो आप बिहार झारखंड का मैप बना करके उसको दिखाएंगे कि संथाल परगना कहाँ था, कैसे कहाँ हुआ, क्या हुआ। डायग्राम बना करके, फिगर बना करके आप जो है उसको दिखाएंगे। जैसे मौर्य से आया तो उसमें आप डायग्राम फिगर का यूज़ करेंगे, संथाल से आया तो स्टेट मैप का यूज़ करेंगे, इस तरह से। उसके बाद यह ध्यान रखेंगे कि मेन बॉडी में हमेशा साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिहार और झारखंड, इतने का मैप आपको जहां नहीं भी आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है वहां भी आप देने का प्रयास करेंगे। उससे आपका उत्तर जो है थोड़ा अलग हो जाएगा। आप उसको अपने उत्तर में जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये मेन बॉडी में इतना जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेन बॉडी में ही, वह है वे फॉरवर्ड का। इसमें आप ध्यान रखेंगे, जैसे अगर मौर्य कला के बारे में आप लिख रहे हैं मान लीजिए, तो मौर्य कला का जो विस्तार है
उसको आप दिखाने का प्रयास करेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में जो है उसका विस्तार किया जा सकता है, उस क्षेत्र को जो है विकसित करके सरकार यदि उस पर ध्यान दे, संस्कृति मंत्रालय यदि उस पर ध्यान दे, या फिर उस मिनिस्ट्री की यदि कोई रिपोर्ट आई है वैसी हाल फिलहाल में, तो उसको कोट करते हुए आप लिखेंगे। तो उस जगह को यदि डेवलप करते हैं तो पर्यटन का विकास होगा, उससे पर्यटन का विकास होगा तो उसको फिर आप डेवलपमेंटल वे में दिखाएंगे कि पर्यटन का अगर विकास होता है तो बिहार की जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको कम किया जा सकता है। लोग जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार से जोड़ा जा सकता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। यदि बिहार में गरीबी कम होती है पर्यटन क्षेत्र के विकास से, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं रोज़गार करेंगे। यदि इस क्षेत्र को हम मौर्य का जो क्षेत्र है उसका यदि हम विस्तार करते हैं तो उससे क्या होगा कि लोग उसमें काम में लगेंगे, तो उससे बेरोज़गारी कम होगी, गरीबी कम होगी। गरीबी यदि कम होती है तो पर कैपिटा इनकम जो है बिहार का बढ़ने लगेगा। तो यदि इनकम बढ़ेगा तो बिहार में क्या होगी, हैप्पीनेस आएगा, खुशहाली आएगी। खुशहाली आएगी तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी होता है उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें बिहार की तरफ से और योगदान मिलेगा। मतलब एक बहुत ही आपका जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए अपने उत्तर में। यदि आप मौर्य को लिख रहे हैं तो केवल हिस्ट्री में ले जाकर इसको ख़त्म कर देंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, और उसी तरह के स्टूडेंट में आप भी आ जाएंगे जो सामान्य से उत्तर लिखते हैं। तो आपको एक डेवलपमेंटल अप्रोच भी दिखाना है उसमें कि नहीं, इसमें गुंजाइश है सुधार की और कर रही है सरकार, इस पर भी आपको लिखना है, यानी मिनिस्ट्री के रिपोर्ट से उसको अप टू डेट रखना है अपने उत्तर को। जैसे एसडीजी से उसके बाद ये हमने बताया डेवलपमेंटल वे, उसके बाद जो है इसी को आप एसडीजी से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उससे आप उसको ऐड करके दिखाएंगे कि जैसे यदि इस सब तरह से विकास होता है तो बिहार में गरीबी कम होगा, यानी एसडीजी 1 जो है वह गरीबी से संबंधित है तो वो फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद में एसडीजी 2 जो है, आप सभी जानते हैं एसडीजी में 17 लक्ष्य हैं, तो इससे 4 लक्ष्य की जो है पूर्ति होगी यदि मौर्य का जो क्षेत्र है उसका विस्तार करके उसको पर्यटन क्षेत्र में और अधिक बदलाव करके जो है उसका विकास किया जाए। तो जैसे 1-2 है भूखमरी से संबंधित है, तो जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है ख़त्म किया जाएगा, पॉवर्टी कम होगी, तो उससे क्या होगा कि भूखमरी की समस्या जो है वह कम हो जाएगी। तो इससे एसडीजी का जो लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसकी हम पूर्ति करेंगे इससे। उसके बाद जो 3 है उसमें है जीवन स्तर, तो जीवन स्तर में सुधार आएगा। जैसे ही पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो जीवन स्तर में भी सुधार आएगा, यानी कि हम तीसरे जो इसका जो लक्ष्य है उसकी भी पूर्ति हम देखेंगे इसमें। उसके बाद 8 है आर्थिक विकास, तो हमारा जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, बिहार की समृद्धि होगी। तो इससे भी आप इसको इस तरह से कोरिलेट करके दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड। उसके बाद आप अपने उत्तर के अंतिम चरण में यानी कंक्लूजन में पहुँचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन हमेशा जो है लिखना है आपको, उसमें सॉल्यूशन देना है, उसको एक फ्यूचरिस्टिक वे में लिखना है। आपको दिखाना है कि इसका यदि यह समस्या, आप अपने मेन बॉडी में जब उसका समस्या दिखाएंगे तो उसको फिर अब अंत में जो है उसको एक पॉजिटिव रखते हुए आप उसका एक सॉल्यूशन देंगे कि अच्छा ये करने से जो है इसमें सुधार हो सकता है और इस सुधार के द्वारा जो है इसमें और अधिक विकास की इसकी गुंजाइश है और लोगों को इस तरह से इसमें जोड़ा जा सकता है। उसके बाद हमेशा डेवलपमेंटल वे में आप अपने उत्तर को लिखेंगे, यह भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मधुबनी चित्रकला पर अगर आप लिख रहे हैं, आपका प्रश्न है मधुबनी चित्रकला से, तो उसमें जैसे जापान में एक केंद्र खुला है मधुबनी चित्रकला के लिए, तो उसको भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से या फिर जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, उससे थोड़ा सा उसको कोरिलेट करके दिखाएंगे कि अच्छा इससे जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जो है प्रभाव पड़ेगा और इसमें बिहार जो है इस तरह से केंद्र सरकार को या भारत सरकार को जो है योगदान पहुंचाएगी। अपने उत्तर को हमेशा ध्यान रखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो उस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को थोड़ा सा उसका थोड़ा सा झलक यहाँ पर देना ज़रूरी है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है ताकि कंक्लूजन जब पढ़ेंगे तो उनको एक तो पॉजिटिव मिले आपके आंसर में, दूसरा सॉल्यूशन भी मिल जाए और अगला जो है डेवलपमेंटल वे मिले कि अच्छा ये विकास करना चाहते हैं, यानी ये प्रशासन में अगर आएंगे तो इस तरह से बदलाव की ये अपेक्षा रखते हैं और ये करना चाहेंगे, तो ये भी आपको दिखाना पड़ेगा उसमें। उसके बाद एसडीजी इंप्रूवमेंट, जैसा कि हमने बताया 1, 2, 3 और 8, तो एसडीजी इंप्रूवमेंट का 1-2 पॉइंट यहाँ पर कोट कर देना पड़ेगा आपको अपने कंक्लूजन में। उसके बाद यदि भारत सरकार की कोई पॉलिसी है इससे संबंधित, उस आंसर से संबंधित, तो उसको
उसको भी आप थोड़ा सा कोट कर सकते हैं और इसी तरह से आप अपने कंक्लूजन को अंत करेंगे और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे। इसमें किसी भी तरह से कोई निगेटिव बात आप नहीं लिखेंगे कि ये कमियां हैं, ये चीज़ आप कमियां इसमें नहीं लिखेंगे कभी भी। तो मुझे लगता है कि यदि आप इस चीज़ों को ध्यान रखते हैं अपने उत्तर लेखन के समय में तो बहुत अच्छा आप इसमें कर पाएंगे। तो हमने बताया 68th बीपीएससी मेंस की जब आप सेक्शन ए में उत्तर लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमेशा किसी भी स्कॉलर का एक स्टेटमेंट कोट करेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड से शुरू कर सकते हैं उसको और मैक्सिमम 75 वर्ड तक ही रखने का प्रयास करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा में यदि किसी स्कॉलर का कोई स्टेटमेंट है तो उसको कोट करेंगे। नंबर 1 मेन बॉडी में हमने बताया पैरा में लिखेंगे, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, मैप डायग्राम फिगर का यूज़ करेंगे और यदि नहीं भी आपको लगता है तब भी जहाँ भी उत्तर में उपयुक्त आपको लगता है कि यहाँ पर हम मैप का यूज कर सकते हैं तो आप इस तरह के मैप का यूज़ कर सकते हैं जो हमने 4 में बताए हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। किसी भी प्रश्न को जो है आप इस तरह से लिखेंगे, उसके डेवलपमेंटल वे को दिखाएंगे और उस जब डेवलपमेंटल वे में जाएंगे तो उसके क्या प्रभाव होंगे वह भी आपको दिखाने हैं और उस प्रभाव को हमेशा एसडीजी से कोरिलेट करते हुए आपको लिखना है इसमें। और जो इंडेक्स है अगर वो किसी भी इंडेक्स को थोड़ा सा भी टच करता है तो उस इंडेक्स को भी दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे कि बिहार इसमें भारत को योगदान कर सकता है और इसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी हो सकती है। फिर उसके बाद में आर्थिक विकास से जोड़कर दिखाएंगे जो एसडीजी का 8 नंबर पॉइंट है, तो आर्थिक विकास से भी इस तरह से आप इसको जोड़कर दिखा सकते हैं। कंक्लूजन में हमने बताया कि हमेशा एक सॉल्यूशन आपको देना है, क्योंकि आप जब लिखेंगे मेन बॉडी में तो समस्या को भी दिखाएंगे तो हमेशा उसके सॉल्यूशन को भी दिखाना है। उसके बाद डेवलपमेंटल अप्रोच को यूज़ करना है, तो हमने बताया कि एक्ट पॉलिसी कैसे मधुबनी चित्रकला को आप दिखा सकते हैं जापान से जोड़कर। उसके बाद में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमेशा रहना चाहिए आपके कंक्लूजन में। एसडीजी में जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपके उत्तर से सॉल्यूशन से उसको भी दिखाना है। और फिर यदि भारत सरकार की या राज्य सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है उससे संबंधित तो आप उसको 1-2 लाइन में कोट करके और अपने उत्तर को पॉजिटिव रखते हुए अंत कर देंगे। तो यही था मेंस की आंसर राइटिंग सेक्शन ए का जो मूल ढांचा है वो। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 69th बीपीएससी पीटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि काफ़ी समय निकल गया है, लेकिन अब जो है बहुत ही तैयारी पर आप लोगों का ध्यान हम आकृष्ट करवाएंगे और बहुत जल्दी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही।